ओम Sai Ram, God bless you all. सायरा मैम। Sai Ram, अब हम अपनी क्लास आरंभ करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। Sai Ram to all. पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर रहे थे। आज हम अपने इसी अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुष्का, आप आज प्रेजेंटेशन के लिए तत्पर हैं? ठीक है। अनुष्का की एक कोशिश है कि वह प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। देखते हैं इस कविता को, सुनते हैं भावार्थ को, और सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बार जब अनुष्का के द्वारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो आप विद्यार्थी इसे अपने हिसाब से व्याख्यायित करेंगे। ठीक है? ओके। साईराम मैम। साईराम क्लास के बीच में अभी साईराम नहीं करना, हमने साईराम टू ऑल कह दिया। अनुष्का, कोई दिक्कत? मैम स्क्रीन प्रेजेंट है? हाँ, मैम स्क्रीन विजिबल? नाउ इट्स विजिबल। यस बेटा, इट्स विजिबल। यस। मैं अल्पना आज जिस कविता को समक्ष उपस्थित हुई है उसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। कवि सुमित्रा मंत्र जी ने लिखा है और इस कविता का सरल हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश बल परिवर्तित प्रकृति में का पर्वत अपार अपने दृक और भार अवलोक रहा है बार बार जिस जल में इसके चरणों में पला ताल दर्पण का फैला है विशाल का गौरव गाकर जल मदमेह उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर करते हैं गिरिवर की ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुण है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर उड़ गया अचानक लोभूधर खड़का अपार पारक के पर अवशेष रह गए हैं गिरचर है टूट पड़ा ऊपर अंबर धस गया धरा में शाल उठ रहा धुआं दिल रहा ताल क्यों जल ज्ञान में विचर विचर था इंद्र इंद्रजाल। आवाज क्लियर है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। अनिमेष, इच्छा, अटल, भूधर, पर्वत, वारी, बादल, प्रवशेष, केवल आवाज रह जाना, दृक्सुमन, फूल रूपी आंखें, पारस, पारा, सभय, भय के साथ, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी, तरुण पेड़, नभ आकाश, जलद बादल, चित्ता पर पावस ऋतु हम बरसात की ऋतु को कहते हैं। मेघलाकार पृथ्वी के आकार पहाड़ की ढाल अपार जिसकी कोई सीमा न हो सहस्त्र सदा महाकार विशालाकार ताल तालाब दर्पण आईना गिरी पर्वत पहाड़ मस्त का अर्थ है मस्ती निर्जय झरने को कहते हैं खोज हृदय अवलोक देख नीरव शांत और पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश परिवर्तित प्रकृति देश। इस कविता में कवि सुमित्रा नागपाल ने पर्वत की वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पहली दो पंक्तियों का भाव इस प्रकार है कि वर्षा ऋतु थी पहाड़ों से घिरे प्रदेश
बरसात के मौसम में प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से अंधकार छा जाता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है, तो कभी बादलों के छट जाने से धूप निकल आती है। प्रकृति के बदलते हुए रूपों का वर्णन कविता की अगली पंक्तियों में देखा जा सकता है। मेखला का पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीपों अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में कुछ महाआकाश, जिसके चरणों में पलादार दर्पण सा बना है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गरगरते आकार की धारी से विशालकाय पर्वत अपने हजार पुष्प रूपी आंखों से पहाड़ के नीचे इकट्ठा हुए पानी में जो ताल बन गया है और दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है, उसने अपनी विशाल आकार को आश्चर्यचकित होकर बार बार पर्वत पर उगे हुए फूल कवि को पर्वत की आंखें लग रहे हैं और उन आंखों से पहाड़ नीचे से पानी इकट्ठा हो गया है, ताल जैसा बन गया है, वह आईने की तरह लग रहा है, शीशे की तरह, और उसमें वे अपने रूप को, विशाल रूप को आश्चर्य से दिखा रहे हैं। ऐसा कवि का सोचना है। इनका गौरव गाकर मोती की लड़ियों से सुंदर छते हैं झांकते नजर। इन पंक्तियों में कवि कह रही हैं कि पहाड़ से गिरता हुआ झरना ऊंचाई आप वॉल्यूम बढ़ाओ अनुष्का, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देखिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए अगर पॉसिबल हो तो। स्वर सुनकर ऐसा प्रतीत मैम होता है फुल कि वॉल्यूम। यह झरना ओके, पर्वत का गौरव गान कर रहा हो, उसकी महानता का गीत गा रहा हो। झरनों की यह ध्वनि नस नस में उत्साह का संचार है। इन झरनों से गिरती हुई झाग मोतियों की जड़ी की समान लग रही मैम है। आपके माइक से बहुत नॉइज आ बदलता रही है। हुआ सुंदर रूप, ऐसा कवि का मानना है। गिरिवर की ओर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रही कि जब तब पर अटल कुछ चिंता पर। कवि कह रहे हैं कि पर्वत पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे वृक्ष न होकर बल्कि पर्वत के हृदय से उठती हुई ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, जो अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे और साथ ही साथ किसी चिंता में डूबे हुए भी प्रतीत होते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, भड़का पार पारत के पर, तब शीश में गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। कवि कहता है कि पल पल बदलते हुए इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छा जाने से यूं लगता है कि पर्वत पारी के समान श्वेत और चमकीले पंख लगाकर उड़ गए हैं। पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं और केवल झरनों के बहने का स्वर ही सुनाई दे रहा है। इतनी तेजी से बरसात होने लगती है कि लगता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में समय शार, उठ रहा धुआं जल गया था, ज्यों जलद यान में विचर विचर था इंद्रधनुष का इंद्रजाल। अचानक हुई तेज वर्षा से डरकर साल के वृक्ष, साल एक प्रकार का वृक्ष है, साल के वृक्ष धरती में धस गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हर तरफ कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है यह धुंध नहीं बल्कि तालाब में लगी हुई आग का धुआं हो। और यह सारा बदलता हुआ रूप, प्रकृति का यह सारा बदलता हुआ रूप किसकी जादूगरी है? यह सारी जादूगरी कवि के अनुसार इंद्रदेव की है, जो अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर घूम घूम कर आ रहे हों। कविता का सार
पहाड़ी स्थानों पर वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है। मूसलाधार बारिश होने पर पानी पहाड़ों से नीचे इकट्ठा होकर गर्मी के समान लगने लगता है। पहाड़ों पर या अनगिनत फूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे पर्वत के अनेकों नेत्र हों, जिससे वह इस दर्पण में अपने आकार को दिखा रहा हो। पर्वतों पर बहते झरने उनका गौरव गान गाते हुए प्रतीत होते हैं। ये वृक्ष आसमान को तो निहार रहे हैं, चिंता में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक काले बादल घिर आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बादल टोपी पंख लगाकर पर्वत उड़ गए हों। केवल यह देखने का तो दिखाई दे रहा है, घना कोहरा छा गया है और इस प्रकार लग रहा है जैसे कि जल जैसा तालाब का धुआं हो। यह दृश्य देखकर सभी कह रहे हैं, एक शांत धरती में घबरा कर डर कर धस गए हैं। इंद्र देवता बादलों पर बैठकर इस प्रकार ओके, दृश्य उपस्थित कर ठीक रहे है, हैं। now stop presentation. स्टॉप प्रेजेंटेशन। हो सकता है कहीं कहीं आवाज के व्यवधान के कारण आपको क्लियर आवाज नहीं आई हो। एक बार पुनः इसकी व्याख्या आपने एक बार देख लिया, एक बार इसको और देखते हैं, ठीक है। तो आप में से कोई तत्पर है व्याख्या करने के लिए? एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले वाले काव्यांश की व्याख्या, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश। इस वाले काव्यांश की व्याख्या के लिए कोई तैयार है? अपनी ओर से आप चाहेंगे व्याख्या करना? व्याख्या तो करनी है अभी, नहीं तो मेरे प्रेजेंटेशन मेरे सुनने के बाद मेरी बात के बाद करनी है। प्रियांशी कोशिश कर सकते हैं? किसने कहा आपने आपको? ओके, अंजन, वेरी गुड। अंजन इज ऑल्सो डिजायरस, वेरी गुड। अंजन प्लीज, अच्छा ठीक है, पहले प्रियांशी शुरू करें, फिर अगली दो पंक्ति से थोड़ा थोड़ा हिस्सा कराते हैं। प्रियांशी आप आरंभ करें, फिर अंजन व्याख्या करेंगे। आशना आप भी प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप भी व्याख्या करना चाहते हो या माइक ऑन है? ओके, आशना इज ऑल्सो रेडी, ठीक है। प्रियांशी प्लीज स्टार्ट। इन पंक्तियों में लेखक ये कह रहे हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थी और प्रकृति पल पल अपना स्वरूप बदल रही थी। गर्दनी के आकार का पर्वत फैला हुआ है और वह अपनी सहस्रों पुष्प रूपी आंखों से बार बार नीचे जल में अपना स्वरूप देख रहा है। पानी बेटा एक मिनट रुको प्रियांशी। आशना आपका माइक ऑफ कीजिए। आशना आपका माइक ऑन है इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस प्लीज स्टार्ट। हम शुरू से प्रियांशी नहीं आगे से, बस जहां आप थे वहीं से। गर्दनी के आकार का पर्वत हर जगह चारों दिशाओं में फैला हुआ है और वह अपनी पुष्प रूपी सहस्त्र आंखों से बार बार नीचे जल में अपना रूप निहार रहा है। उसके तले, पर्वत के तले में जो तालाब है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बड़ा और सुंदर दर्पण फैला हुआ है। यस गुड। अंजन, यस मैम। आप इसी को व्याख्या करोगे दोबारा से? यस, इसी को बताना चाहेंगे कि आगे बताना चाहेंगे? ओके, जो आपकी इच्छा हो बताइएगा। मैम यही वाला बताऊं क्या आगे वाला? आपको जो बहुत अच्छे से आता है, पूरे विश्वास के साथ आपको बताए वो बताइए। पहला वाला ऋतु का मौसम था और विशाल पर्वत था। पल पल वहाँ पर्वत अपना रूप बदल रहा था और उसकी फूल जैसी आंखें नीचे बड़े तालाब को अपना विशाल रूप देख के उसे आकर्षित हो रहा था।
जिसे वो ठीक है। दर्पण की तरह समझ रहा था। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे अंजन ने क्या, कहाँ पर गड़बड़ हुई अंजन से, कि रूप पर्वत नहीं बदल रहा है, रूप प्रकृति बदल रही है। ठीक है। और प्रियांशी ने कहा था लेखक, तो कविता में हमें क्या कहना चाहिए, लेखक ना कहकर कवि। 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 ठीक है। हाँ, रचनाकार दोनों में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ के रचनाकार या रचनाकार के अनुसार, लेकिन जब हम कविता की बात करेंगे तो हम कहेंगे कवि, और जब हम गद्यांश के रूप में लिखा हुआ है, गद्य रूप में लिखा हुआ है, तब हम कहेंगे लेखक। क्लियर? ओके। शुभम, आप व्याख्या करना चाहेंगे इसकी एक बार पुनः अच्छे से? मैम इसकी या मैम दूसरे आगे वाले की? नहीं, अभी अभी हम इसको एक बार और सुनेंगे जिससे सब बच्चों को समझ में आ जाए। मैम ये शुरुआत से पावर सेतु थी पर्वत प्रदेश। हाँ। यस मैम। यस। मैम कवि कहते हैं कि मैम जो बारिश का समय था और पर्वतीय इलाका था, वहाँ पे पल पल मतलब हर समय जो प्रकृति है यानी कि जो मौसम है उसमें परिवर्तन आ रहे थे। वहाँ कैथनी के आकार का एक दूर दूर तक एक पर्वत फैला हुआ था, जिसकी जो फूल थे वह कवि को उसकी आंखों का प्रतीक दिखाई देते हैं। वह उन्हें ऐसा लगता है कि वह फूल मतलब यानी कि वह आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देख रही हैं, क्योंकि नीचे एक बड़ा सा तालाब फैला हुआ है जो कि पर्वत के आगे एक बड़ा सा तर्पण सा फैला हुआ लगता है, जिसमें पर्वत अपने आप को निहार रहा है। यस, गुड। समझ आया? सभी को समझ आया अभी कि वर्षा ऋतु है, पावस ऋतु है, और कहाँ है, पर्वतीय प्रदेश में है। पर्वतीय प्रदेश की वर्षा ऋतु में और समतल मैदानों की वर्षा ऋतु के दृश्य में पर्याप्त अंतर होता है। ऐसा लगता है जैसे पल पल प्रकृति अपने रूप को बदल रही है। करधनी के आकार का विशाल पर्वत दूर तक फैला हुआ है, और उसके ऊपर जो पुष्प खिले हुए हैं, कवि ने उन पुष्पों को पर्वत के नेत्र माना है, नेत्र का प्रतीक माना है। ऐसा लगता है वह पर्वत अपने इन पुष्प रूपी नेत्रों से अपने महाकार विशाल स्वरूप को उस तालाब में निहार रहा है, जो तालाब वर्षा के कारण भर गया है। यह तालाब, इसका जल इतना स्वच्छ है कि यह दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अब अगले वाले जो काव्यांश है, गिरिका गौरव गाकर झरझर, इसकी व्याख्या कौन आरंभ करेगा? शुभम, आपने तो प्रस्तुत कर दी है, अब कोई और प्रस्तुत करे? हर्षित? अच्छा, अनुष्का प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओके, Yes, गुड। ma'am. ओके अनुष्का, प्लीज स्टार्ट। मैम इसमें यस, कहा अपने आप गया आ गया हो, देखो फिर हम तो बुलाएंगे ही सही, इसलिए सभी लोग तैयार रहे। अब हम नाम से बुलाएंगे। अनुष्का स्टार्ट कर रही है, उसके बाद बाकी लोग तैयार रहे। Yes, अनुष्का को बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सब। यस अनुष्का। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो पर्वत के पास का जो झरना है वो उस पर्वत के गौरव का गुणगान कर रहा है, और इस गुणगान को सुन के कवि की नस नस में एक उत्तेजना आ रही है, उनकी नस नस में एक संचार हो रहा है उत्साह का और जोश का। और जो झरने के झाग हैं वो कवि को मोती की लड़ियों से के जैसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और जो पर्वत है उसके ऊपर जो पेड़ हैं वो कवि को कुछ इस प्रकार लग रहे हैं जैसे कि वो पर्वत के हृदय से उग कर आकाश की ओर देख रहे हैं। वो थोड़े से चिंतित हैं और उनके मन में कई सारी आकांक्षाएं हैं, उच्चाकांक्षाएं हैं। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर ऐसा कोई शब्द है जो नहीं समझ आया हो किसी को भी? किसी को भी कोई बात समझ नहीं आई हो, पहले पूछिएगा, फिर हम इस व्याख्या को और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन पहले आप पूछिएगा कहीं कोई डाउट है तो। यहाँ पर देखो शब्द है ना लास्ट में, अनिमेष। अनिमेष मतलब क्या है? अनिमेष का आशय
बिना मैम पलक बिना झपकाए। पलक झपकाए। बिना पलक पलक झपकाए। अपलक और स्थिर। एक टक। और अटल माने? अटल माने दृढ़ निश्चय। बिना हिले। मैम बिना हिले। संकट। दृढ़ निश्चय। स्थिर। यस ना। और कुछ चिंता पर, चिंता, कुछ चिंता पर यानी चिंता मग्न, चिंता में डूबे हुए, चिंता करते हुए। ठीक है, अब इसकी पुनः व्याख्या के लिए कौन तैयार है? हर्षित। यस मैम। ओके। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो झरने झर रहे हैं वो पर्वत के गौरव का गुणगान कर रहे हैं, और जो उनकी जो पर्वत झरनों की जो गिरते झरने झरते हुए जो उसकी आवाज है वो उसके शरीर में उत्साह का संचार कर रहे हैं। और जो झरनों में झाग बन रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मोती की माला हो, मोती की माला हो। और जो उसमें जो पर्वत पर लगे पेड़ है वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो आसमान में देख रहे हैं और अपनी ऊंची इच्छाओं की कामना कर रहे हैं और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर इस काव्यांश में पर्वत पर उगे, देखो ध्यान से सुनना, पर्वत पर उगे हुए जो पुष्प हैं वे पर्वत के क्या हैं? नेत्र, आंखें। नेत्र। आंखें। और पर्वत पर उगे हुए वृक्ष क्या हैं? वृक्ष किसका प्रतीक है? पर्वतों की, अभी बताया आपने? हृदय। ऊंचा उठने की हृदय। हृदय। ऊंचा, हाँ, ऊंचा आकांक्षाएं, एम्बिशंस, जिसे आप इंग्लिश में ना एम्बिशंस बोलते हैं, एम्बिशियस होना। तो पर्वत के हृदय में ऊंचाइयों को छूने की, ऊंचा उठने की जो कामनाएं हैं, जैसे हम मनुष्यों के हृदय में क्या होता है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा लक्ष्य पाने की जो कामना होती है, उसे पर्वत पर उगे हुए वृक्षों से उसकी तुलना की गई। ठीक है, तो यह हर्षित ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेरी गुड। एक बार और अगर प्रयास करेंगे तो वीरांश आप कोशिश करेंगे? यस मैम। वेरी गुड, यस वेरी मैम। गुड। प्लीज स्टार्ट। कवि इन पंक्तियों के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि पर्वत के हृदय पर उठे हुए पेड़ पर्वत की आकांक्षाओं को दर्शा रहे हैं। ये वो पेड़ एक टक शांत आकाश को देख रहे हैं और बिना हिले हुए कुछ चिंता मन से कुछ सोच रहे हैं। हाँ, यानी कुछ बड़ा करने की उनकी अभिलाषा है, इसीलिए चिंता मग्न है। अनिमेष बिना पलक झपकाए, जैसे कुछ सोच रहे हैं, गहन चिंतन में है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, इसके बाद वाला आप काव्यांश, उड़ गया अचानक लोभ उधर। अच्छा, इसकी आप व्याख्या करें उससे पहले हम चाहते हैं कि इस दृश्य को महसूस करें। पहले आप इस दृश्य को महसूस कीजिए। आप में से कोई है ऐसा जो इस, जो पंक्तियां क्या कह रही है इससे हटकर ये बताए कि कवि क्या बताना चाहते हैं। इस दृश्य को क्रिएट करो। अभी आप काव्य पंक्तियों पर ना जाओ, आप सिर्फ ये बताओ कि कौन से दृश्य को कवि ने बताया है, क्या बताना चाह रहा है कवि। कवि ने क्या देखा होगा जिसे उसने पंक्तिबद्ध किया है। कोशिश कीजिए सही गलत की परवाह किए बिना, आप अपने विचार रखिएगा। यस, ओके। मौसम का पल पल बदलना। साक्षी, हाँ, साक्षी ने स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद हम जेसिका को से पूछेंगे। वेरी गुड। हाँ साक्षी, बताएं बेटा, कवि क्या बताना चाहते हैं? मौसम का पल पल बदलना। नहीं, ऐसे नहीं बताओ। वर्षा ऋतु जैसे का। देखो, अब वर्षा ऋतु है, मौसम का बदलना है, पर्वतीय प्रदेश में पावस है। आई एम नॉट आस्किंग दिस, मैं आपको ये कह रही हूँ विजुअलाइज कराओ। आप जैसे आप लोग हम लोग ज्योति ध्यान करते हैं ना अपने स्कूल में, जैसे ज्योति ध्यान करते हैं,
कवि ने जिस दृश्य का वर्णन किया है, क्या आप इसे विजुअलाइज करा सकते हो? आजकल तो बारिश हो रही है, आप महसूस कर सकते हैं मूसलाधार बारिश है, बहुत तेज बारिश है। अब कवि ने हमें जो बताना चाहा है, इसे आप बता सकते हैं। आशना? मैम पूरे में फॉग हो रहा हो। ये जेसिका की आवाज है। मैं आशना से, आशना ज्योति ध्यान करा के। किस दृश्य का वर्णन किया गया है? पंक्तियों पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, पंक्तियों से हटके जरा हम बात कर रहे हैं। मैम की बादल ने आशना आपकी आवाज नहीं आ रही। आशना आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, बाद में सुनते हैं, चलो आपको। अनुष्का, आप कोशिश कर सकते हो? यस मैम। मैम बताएं। कवि ने एक ऐसा पर्वत, आप सोचिए इस बारे में कि एक ऐसा पर्वत जिसके थोड़ी ही दूरी पे एक छोटा सा झरना है, जिसके नीचे नीचे बहुत जो पानी गिर रहा है तो झाग बन रहे हैं, खूब सारे पेड़ हैं और बहुत सारे पुष्प भी हैं वहां पे। और बारिश के कारण नीचे खूब सारा पानी इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण वहां पे एक तालाब जैसा बन चुका है। उसके बाद जो आकाश है वहां पे हर कभी पहले वो धूप रहती है या फिर हर कभी बादल आ जाते हैं और खूब सारी बारिश हो जाती है। उसके बाद जब बारिश होती है तो फिर जो तालाब है, ऐसा लगता है वहां पे जो कोहरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि तालाब जल रहा हो और उसकी आग का धुआं हर जगह है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसी सुंदरता के बारे में, इसी कुदरत की सुंदरता के बारे में बताया कवि ने। बहुत सुंदर तरीके से अनुष्का ने बताया। इसमें एक बार उसको विजुअलाइज करें। यहाँ कवि ने ये बताया है कि पर्वतीय प्रदेश है। इतनी आप लोग कभी महसूस कीजिए, जब मूसलाधार बारिश होती है, जब बहुत तेज बारिश होती है ना, आपको अपने घर के सामने वाला घर दिखाई नहीं देता। एम आई राइट? जब आप स्कूल में होते हो तो आपको अपने स्कूल का ग्राउंड जो है ना वो दिखाई नहीं देता। आपको अपनी क्लास में बैठकर आपकी क्लास के बाहर जो वृक्ष लगे हैं वो दिखाई नहीं देते ना। तो कैसा लगता है? जैसे धुआं उठ रहा हो, जैसे कुछ जल गया, धुआं उठ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे गार्डन में सामने ग्राउंड में जो पेड़ थे ना, वो पंख लगाकर कहीं उड़ गए, गायब हो गए। या फिर क्या लगता है, बड़े बड़े वृक्ष जमीन में धंस गए। तो या तो ये वृक्ष जमीन में धंस गए हैं और जो पर्वत थे वो पंख लगाकर उड़ गए हैं। इसका आशय ये है कि तेज वर्षा के कारण, धुआंधार वर्षा के कारण दृश्य ओझल हो जाते हैं। Am I audible and clear? Yes, कि वो दृश्य नहीं, वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ क्या कहा कि कवि ने कहा, अरे ये क्या हुआ, पर्वत तो उड़ गया अचानक, लोग उधर कैसे उड़ गया? पारा, आप जानते हैं पारा जो थर्मामीटर में होता है, क्योंकि चारों ओर जल ही जल है, तो ऐसा लगता है मानो श्वेत पारे के पंख लगाकर पर्वत तो उड़ गया, रव शेष रह गए हैं निर्झर, और अब केवल झरनों के से गिरने वाले और बारिश के पानी की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे बादल टूटकर धरती पर गिर गया, पानी ही पानी है। और क्या हुआ? डर की वजह से अब चारों ओर पानी ही पानी है, ऐसा वातावरण हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। तो शाल के जो वृक्ष हैं वो डर के कारण जमीन में छिप गए, घुस गए, जमीन के अंदर चले गए। और जो तालाब था, अब वो तालाब जो दर्पण सा फैला था, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसका पानी था, अब वहां तालाब नहीं दिखाई दे रहा, अब तो वहां धुआं ही धुआं है, जैसे तालाब में आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। इस तरह से भगवान ना स्वयं इंद्रदेव, क्योंकि वर्षा का देवता कौन है? इंद्र। वर्षा करने वाला देवता कौन है? इंद्रदेव। तो इंद्रदेव की पूरी ये माया है, उन्हीं का ये जादू है। इंद्रदेव ने आनंद मनाने के लिए क्या किया? इस तरह का सुंदर दृश्य उत्पन्न कर दिया है और अपने बादलों रूपी यान में
यान यानी व्हीकल, वाहन। सवारी, वाहन। है? बादल रूपी यान में बैठकर विचरना माने जगह जगह घूमकर इंद्र अपनी इस सुंदर दृश्य योजना का आनंद ले रहे हैं। इंद्रदेव मग्न हो रहे हैं, खुद अपनी इस कारीगरी को देखकर आनंद मग्न हो रहे हैं। क्लियर? समझ आया सभी को? अब हम अपनी अगली क्लास में इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा भी करेंगे। मैम। मैम शायद लेफ्ट हो गई। मैम। मुझे एक डाउट था वैसे। जब तक मैम आती है तब तक अपन अपने डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी को आता हो तो। मद का मतलब उत्साह ही होता है ना, जोश। मस्ती। मस्ती। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ऐसा क्यों लिखा है इसमें, झरते हैं झाग भरे निर्झर? इससे मेरे को समझ नहीं आया। मतलब ये तो ठीक है कि जो
बहते हैं तो उनमें झाग आते हैं, लेकिन निर्झर से क्या मतलब है? नहीं पता। सायरा मैम, माइक। सही राम, वन सेकेंड, सही राम। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन इतना ही। बस वो नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ बीच में। तो अगली क्लास के लिए आप लोग तत्पर रहिएगा, तैयार रहिएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए भी और व्याख्या के लिए भी। और यदि किसी को कोई संदेह है तो उसके लिए भी पूछिएगा। ठीक है। एक विशेष बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि प्रस्तुत कविता में प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। तो इसमें और कौन से अलंकार हैं, इस कविता की क्या विशेषताएं हैं, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, अर्थात अर्थबोध और सौंदर्य बोध दोनों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है। ओके। यस मैम। ओके, साई राम टू ऑल।